दोस्तों, हिंदू समाज में जब एक पति अपनी पत्नी को टॉन्ट करता है, चिढ़ाता है, उसे परेशान करता है या उससे परेशान आकर के उस पर हाथ छोड़ता है या कुछ भी तरह की ऐसी हरकत करता है जिससे पत्नी का दिमाग ठनक जाता है, तो ये आता है क्रूरता के अंदर। अब क्रूरता क्या है? क्रूरता एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक पति अपनी पत्नी को मानसिक, शारीरिक दोनों तरह से उसको टॉर्चर कर सकता है। अब पहले ज़माने में बहुत ने मोस्टली जो औरतें थीं, मतलब कि जो पत्नियां थीं, वो इन सब को सह लेती थीं। आज के समय में इन सब को कोई नहीं सहता। आज के समय में तो इतना है, अगर एक पति एक पत्नी को चांटा भी मार दे तो उसके ऊपर ही केस हो जाता है। तो आज जो हमारी वीडियो है वो इसी धारणा के ऊपर है, क्रूरता, कि कब एक पत्नी अपने पति से क्रूरता के बिहाफ पर तलाक की मांग कर सकती है। और जब वो तलाक की मांग करेगी तो वो अपने एप्लीकेंट के पास जाएगी, जिसके पास भी उसे अपना केस लड़ना होगा, लॉयर के पास। तो लॉयर उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको किस तरह से लिखते हैं एप्लीकेशन में, उसी एप्लीकेशन के बारे में आपसे हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम एमडी मनीष लेकर के आ गया हूं आपके लिए 5th सेमेस्टर का आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है 5005 की हम एक नई अमेजिंग वीडियो। क्वेश्चन पहला यह है कि क्रूरता के आधार पर हिंदू पत्नी द्वारा तलाक की याचिका कैसे लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, क्या आधार होते हैं, उसका प्रारूप आज हम सारा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए पेन और नोटबुक। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्रूरता के आधार पर हिंदू पत्नी द्वारा तलाक की याचिका, तो सबसे पहले हमें यहां पर दोस्तों यह समझना होगा कि क्रूरता क्या है। देखिए, क्रूरता की अवधारणा में मानसिक के साथ साथ शारीरिक क्रूरता भी शामिल है। शारीरिक क्रूरता का अर्थ है जब एक पत्नी दूसरे पति या पत्नी को पीटता है या उसे कोई शारीरिक चोट पहुंचाता है। लेकिन मानसिक क्रूरता की अवधारणा को जोड़ा गया है क्योंकि पति या पत्नी को एक दूसरे पति या पत्नी द्वारा भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है। अब मानसिक क्रूरता दयालुता की कमी है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वैसे शारीरिक क्रूरता की प्रकृति का निर्धारण करना आसान है, लेकिन मानसिक क्रूरता के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्रूरता का हम सीधा सीधा ऐसे समझते हैं झगड़ा। देखिए, झगड़े जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक तो बातूनी झगड़े होते हैं और एक हाथापाई वाले झगड़े होते हैं। जब हाथापाई वाले झगड़े होते हैं तो कोई भी कह देता है इसने मुझे चांटा मारा, लात मारी, घूंसा मारा, ठीक है, वो बात ठीक है। लेकिन जब मानसिक क्रूरता तो होती है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं। किस शब्द से आपने कौन सा ऐसा शब्द कहा है जिससे तुम्हारा जो पति है पत्नी है वो उससे आहत हो गया है। अब वो देखिए, अगर शब्द वो है ना कि शब्द जो बाण होते हैं, ठीक है, वो ओरिजिनल बाण से भी ज्यादा घाव करते हैं, तो वही वाली कंडीशन होती है। लेकिन उनको कानूनी भाषा में हम कैसे जानेंगे, उसके कुछ आधार हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। देखिए पहला आधार है कि पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध मानसिक क्रूरता किसे माना जाता है? क्या कि पति को उसके परिवार और दोस्तों के सामने अपमानित करना। तो सोच लेना, ठीक है, मतलब कि मैं तो ये कहूंगा कि पति हो या पत्नी हो, किसी भी एक दूसरे अपने पार्टनर को, किसी के पति पत्नी तो छोड़ो यार, फ्रेंडशिप में भी एक दूसरे के सामने अपने साथी को अपमानित नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि पति की सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त करना। चौथा है उन पर झूठा आरोप लगाना। ये तो बहुत ही ज्यादा वो है ना, शक, झूठे आरोप लगाना, तुम किससे बात कर रही थी, तुम उससे बात मत करना, तुम वहां मत जाना, तुम ये मत करना, इस तरह से वो करती हो, तुम ये करती हो, मुझे पता है तुम झूठ बोलती हो, और ये सारी चीजें आ जाती हैं। पांचवा है बिना वैध कारण के वैवाहिक शारीरिक संबंध के लिए इनकार करना। मतलब कि कोई वैज्ञानिक हो, साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है, ठीक है, ऐसे ही मतलब कि पत्नी चाह रही है तुमसे कि तुम्हें उसके साथ रोमांस करो, प्यार करो, ठीक है, लेकिन तुम मना कर रहे हो कि नहीं करना है मुझे, तो वो भी पत्नी के लिए क्रूरता ही है, ठीक है। चलिए आगे है, पत्नी का अफेयर चल रहा है। अगर पत्नी का अफेयर चल रहा है, ठीक है, और पति का भी अफेयर चल रहा है, किसी का भी अफेयर चल रहा है, ठीक है, और उसको पता चल जाता है, तो मानसिक क्रूरता ही है। आगे है पत्नी अनैतिक जीवन जी रही है। अनैतिक जीवन मतलब कि बदसलूकी कर रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं। 8वां पॉइंट है पैसों की लगातार मांग।
देखिए पैसों की लगातार मांग चल रही है, होती है ना पत्नियां, पैसों की लगातार मांग। देखिए यहाँ पर जो हम इन पॉइंटों को देख रहे हैं ना, वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज देख रहे हैं, पति और पत्नी, ठीक है, दोनों में जो मानसिक क्रूरता के आधार क्या होते हैं वो देख रहे हैं। नौवां पॉइंट है पत्नी का आक्रामक और अनियंत्रित व्यवहार। अब ये पति का भी हो सकता है, पत्नी का भी हो सकता है। 10वां है पति माता पिता और परिवार के प्रति दुर्व्यवहार। पति के प्रति दुर्व्यवहार होता है, पति के माता के प्रति मतलब सास बहू उनके प्रति दुर्व्यवहार होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, इनके जो रिजल्ट आता है ना दोस्तों, वो यही आता है क्रूरता, ठीक है। ये सारी जो चीजें, इनसे कोई मरता नहीं है, कुछ नहीं होता, लेकिन मानसिक क्रूरता आ जाती है। चलिए आगे कि बलराम प्रजापति बनाम सुशीलाबाई मामले में, देखिए इस मामले में याचिकाकर्ता ने मानसिक क्रूरता के आधार पर अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दायर की। उसने साबित कर दिया कि उसकी पत्नी का उसके और उसके माता पिता के साथ व्यवहार आक्रामक और अनियंत्रित था और उसने कई बार अपने पति के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और क्रूरता के आधार पर तलाक को मंजूरी दे दी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर तो पति ने तलाक मांग लिया, तो ऐसा ही पत्नी के केस में भी हो जाता है। चलिए अब जो तलाक की जो याचिका थी वो कैसी थी, देखिए फैमिली कोर्ट बांद्रा मुंबई, ये कोर्ट है, मतलब कि यहां से स्टार्ट हो चुका है हमारा जो प्रारूप है। सबसे ऊपर फैमिली कोर्ट आता है, क्योंकि मंजूरी ये जो होती है दोस्तों, तलाक की जो जितने भी वो होते हैं वो सब फैमिली कोर्ट में होते हैं, ठीक है। फैमिली कोर्ट बांद्रा मुंबई में है। अगर हो सकता है यहां पर अलग होता है, जैसे फैमिली कोर्ट सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर होता, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश ये वाला हो सकता था, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हो सकता था, इस तरह से हो सकते थे। उसके बाद एम जे का मतलब है, ठीक है, एम और जे, एम जे का मतलब है कि जज, जो मेन जज होता है ना उसके लिए। याचिका संख्या यहां पर जो उन्होंने, जैसे आप एफआईआर करते हैं ना, तो एफआईआर नंबर होता है, ठीक है, तो यहां पर नंबर डाल दिया, चलो हमने 11 नंबर डाल दिया, ठीक है, का यहां पर किसका मुकदमा है वो यहां पर आ जाता है। उसके बाद है श्रीमती, नाम आ जाएगा और किसकी वो बेटी है, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है याचिकाकर्ता की आयु, मतलब कि जो उसमें याचिका करने वाला, मतलब जो शिकायत करता है, ध्यान रखना, याचिकाकर्ता मतलब शिकायत करता की आयु कितनी है, 25 वर्ष। वह कहां रहता है, तो यहां पर उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद बनाम XYZ किसका बेटा है, उसके बाद में उसकी उम्र और वो कहां का निवासी है, ठीक है। अब जो यहां पर जो बनाम आ रहा है ये आ रहा है वर्सेस, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाता है, ये तो दोस्तों ये जो पहले ऊपर है याचिकाकर्ता, ठीक है, ये तो होता है वादी, फिर से आपको बता दूं। और जो दूसरा बनाम के बाद में जो ऑप्शन होता है, मतलब बनाम के बाद में जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, प्रतिवादी, ठीक है। चलिए उसके बाद उसका व्यवसाय करना और प्रतिवादी पक्ष में ये आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद के मामले में, मतलब कि ये जो याचिका प्रस्तुत की गई है सब्जेक्ट, जैसे एप्लीकेशन में नहीं होता सब्जेक्ट जो लिखते हैं, तो वो सब्जेक्ट है कि भैया हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 13 के तहत हम यहाँ पर जो विवाह है उसको विच्छेद करने के लिए हमने ये याचिका दायर की है। और पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1954 के मामले में, मतलब कि जो हमारा पारिवारिक जो मामला है, ठीक है, उसमें जो भी है वो हुआ है और इसलिए हम इसको परिवार न्यायालय में, फैमिली कोर्ट में मामले को लेकर के आए हैं। और किस आधार पर, क्रूरता के आधार पर याचिकाकर्ता के प्रतिवादी से तलाक के मामले में है, ठीक है। तो सारी बातें यहां पर ओपन हो जाती हैं जो हमारी याचिका होती है। अब ये किसको दी जा रही है, उसके बाद में आता है को माननीय प्रधान न्यायाधीश, मतलब कि मेन जो वो है जज है उनके लिए, और इनके इसके अन्य, मतलब कि मैन तो है ही, अगर ऐसी कंडीशन होती है कोई मैन नहीं होता है तो उनके जो सहायक हैं, ठीक है, वो अन्य न्यायाधीश। माननीय न्यायालय को कि विनम्र याचिका ने उपरोक्त नाम दिया है अत्यंत आदरपूर्व शेविस मतलब कि अपना वो होता है जैसे एप्लीकेशन में लिखते थे योर आज्ञाकारी, ऑबिडेंटली, वही वाला मैटर है। चलिए आगे है अत्यंत आदरपूर्व के साथ में
यह कि यहां पर वो होता है ना महोदय, उसके बाद में यह कि याचिका कर्ता और प्रतिवादी का विवाह पारंपरिक हिंदू वैदिक संस्कारों के अनुसार फलाना तारीख फलाना दिन को फलान मतलब मुंबई में उस दिन हुआ था। ठीक है, उसके साथ इसके साथ संलग्न और चिन्हित प्रदर्शनी उक्त विवाह का प्रमाण पत्र देने वाले विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति है। अब यहां पर मतलब कि ये देखिए, जब हमने याचिका दी है कि विवाह उस दिन हुआ था, तो जाहिर सी बात है मेनली जो चलता है वो शादी में अब सभी कार्ड बनवाते हैं, तो शादी का कार्ड, उसके बाद में उसकी फोटो, ठीक है, जब फेरे हो रहे थे उसकी वीडियो, वो सारे यहां पर आपको क्या देने पड़ते हैं, प्रमाण देने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद याचिकाकर्ता और प्रतिवादी जन्म से हिंदू हैं और वे अब भी हिंदू हैं। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन हो जाती हैं, सारी चीजें वहां पर बतानी पड़ती हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट में यहां पर लिखेंगे कि उक्त विवाह के बाद याचिकाकर्ता और प्रतिवादी लगभग 6 वर्षों तक याचिका के घर पर एक साथ रहे। इस शादी से 2 मुद्दे थे। एलएमएल यहां पर वर्ष आ जाएगी कि उम्र का बेटा है, मतलब कि उनका कोई बेटा है, और HIJ इतने वर्ष की उनकी बेटी है। उसके बाद याचिकाकर्ता का कहना है कि यहां पर कोई भी मंथ आ सकता है, डेट आ सकती है। महीने से प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और डैश डैश मतलब कि कोई महीना लिख दो, महीने से बिना किसी कारण के याचिकाकर्ता पर शारीरिक हमला करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक याचिकाकर्ता ने कोई शिकायत नहीं की और इस तरह के दुर्व्यवहार का सामना किया, इस उम्मीद में कि प्रतिवादी को बेहतर समझ आएगी। हालांकि 2 तारीख के चौथे महीने से या फिर 5वें महीने से या उसके आसपास प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता पर छड़ी से हमला कर दिया और गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे याचिकाकर्ता के हाथ पैर और पैर में कई फ्रैक्चर हो गए। इसके बाद याचिकाकर्ता ने जो भी यहाँ पर स्टेशन आ जाएगा, ठीक है, जिस भी पुलिस थाने में आप जाएंगे, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। ठीक है दोस्तों, बड़ी ध्यान से लिखते जाना, अपना नोटबुक ले लीजिए और उसमें बनाते जाना, जो जो मैं फिल इन द ब्लैंक्स में भर रहा हूं उसको ध्यान रखना। ठीक है, शिकायत दर्ज कराई, शिकायत संख्या, अब यहां पर जो आपने FIR कभी कराई होगी तो उस पर आपको एक नंबर मिला होगा, वो नंबर यहां पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद याचिकाकर्ता प्रस्तुत होने पर उक्त शिकायत की एक प्रति को संदर्भित करने और उस पर भरोसा करने की अनुमति चाहता है। मतलब कि जो वहां पर FIR कराई थी वहां की जो कॉपी है वो यहां पर इसके साथ में जो अभी यहाँ की याचिका दायर हो रही है उसके साथ में दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को पहुंचाई गई उपरोक्त चोट के परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता को 6 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। याचिकाकर्ता डैश 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 मतलब जो भी अस्पताल है उस अस्पताल का नाम आएगा, यहाँ पर अस्पताल में याचिकाकर्ता इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम आएगा, द्वारा जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट को संदर्भित मतलब कि उसके साथ में कॉपी उसकी उसको वहाँ पर चिपका दिया है। ठीक है, या फिर पेन से उसे पिन से अटैच कर दिया है, संलग्न जिसको बोलते हैं कर दिया है, और उस पर भरोसा करने के लिए छुट्टी चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद छठा पॉइंट लिखेंगे कि याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके बाद भी प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूर और हिंसक तरीके से व्यवहार जारी रखा। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की क्रूरता से याचिकाकर्ता के मन में यह आशंका पैदा हो गई कि याचिकाकर्ता के लिए प्रतिवादी के साथ रहना हानिकारक होगा। मतलब ये जो जितनी भी घटना हुई है उससे वो बहुत डर गई है, सहम गई है और उसके साथ में रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि आगे भी वैसी हरकत कर सकता है। यदि याचिका को दायर करने में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच कोई मिलीभगत नहीं है, मतलब कि इसमें दोनों का अलग अलग अपना फैसला है, वो मना कर रहा है, वो अपने मन से चाहती है कि मैं इस याचिका को दायर करूं लेकिन वो मना कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद 8वां पॉइंट है, याचिकाकर्ता रुपए की दर से गुजारा भत्ता का दावा कर रहा है। प्रतिवादी से प्रतिमाह यहां पर लिख देंगे 10,000 रुपीज। ठीक है, कि पत्नी है और मतलब कि वो पत्नी है, वो चाहती है कि उसे 10,000 रुपये महीना भी दिलवाया जाए। ठीक है, क्योंकि अब वो उसके साथ में नहीं रहना चाहती है। 9वां पॉइंट है, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह के संबंध में इस माननीय
न्यायालय या भारत के किसी अन्य न्यायालय में कोई अन्य कार्यवाही दायर नहीं की गई। ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके लिए आपको पता है, अभी मैंने रिसेंटली जो 5003 है उसमें पढ़ाया था कि कोई भी अगर एक क्राइम है उसके खिलाफ एक ही मुकदमा लिखा जा सकता है, एक ही कोर्ट में, एक ही जगह पर। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे आसपास 4-5 कोर्ट है, चारों पांचों कोर्टों में तुमने मामला लिखवा दिया, ठीक है, एक ही जगह लिखा जा सकता है। उसके बाद में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी का विवाह मुंबई में हुआ था और अंतिम बार वे वर्तमान याचिका पर विचार करने और निपटाने के क्षेत्राधिकार की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर मुंबई में एक साथ रहे थे। मतलब कि उन्होंने ये सोचा था कि चलो अलग ना होकर के एक बार फिर से ट्राई करके देख लेते हैं, क्या अगर साथ में एक दूसरे की बन जाती है, वो सुधर जाते हैं तो, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद 11वां पॉइंट, महिला होने के नाते याचिकाकर्ता को कोर्ट फीस के भुगतान से छूट है। मैं महिला हूं, ठीक है, मुझे कोर्ट फीस नहीं है, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, महिलाओं को छूट होती है। उसके बाद याचिकाकर्ता दस्तावेजों पर भरोसा करेगा जिसकी एक सूची यहाँ संलग्न कर रहा है। मतलब कि संलग्न का मतलब उसके साथ में पिन से अटैच करके जैसे भी फाइल में लगा करके दे रहे हैं, जो भी सबूत उसके पास है वो सारे दे रहे हैं, और ये भरोसा करेगा कि वो सबूत अच्छे से देखे जाएंगे, गायब नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतने पॉइंट, जो भी और भी कुछ पॉइंट अगर आपके हो सकते हैं, ठीक है, जब आप क्वेश्चन बना करके वहां पे लिखेंगे तो ध्यान रखना इन पॉइंटों के साथ में जो अपने आसपास में आपने कोई ऐसा केस देखा हो कि भी उनके साथ में केस हुआ हो, वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही बिल्कुल डिक्टो लिखना है, ये तो यहाँ पर फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है, उसके साथ में कुछ आधार बताए जा रहे हैं, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। उसके बाद फाइनली, इसलिए याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है, ठीक है, वादी प्रार्थना करता है, यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच उक्त विवाह के विघटन का आदेश देने में प्रसन्न होगा। मतलब कि उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं होगी दोनों का विवाह विच्छेद करने में, मतलब तलाक करवाने में। उसके बाद याचिकाकर्ता को रुपए की दर से गुजारा भत्ता दिया जाए, और तलाक करने समय ये भी देखें कि भैया उसको जीवन कैसे कटना है औरत का, और उसको पूरे कैसे उसका जीवन तक गुजारा भत्ता दिया जाए। आगे पॉइंट, प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को इस याचिका की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाए। मतलब कि जो भी यहाँ पर मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ, कोर्ट में जा रही हूँ, आ रही हूँ, सब वकील की आय, ये सब क्या, इसका खर्चा भी जो प्रतिवादी है वो दे। और उपरोक्त प्रार्थना सी के विकल्प में प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को रुपए की राशि देने का निर्देश दिया जाए। ठीक है, ऊपर भी मैंने मेंशन किया था 10,000 रुपए उसके तरह, ताकि वह अपने लिए उपयुक्त आवास खरीदने में सक्षम हो सके, मतलब कि जहां पर वो रहेगी उसके लिए। उसके बाद इस याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान तक प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को रुपया का मासिक भत्ता प्रदान करने की निर्देश दिया जाए। कितने रुपए यहां पर मेंशन करेंगे। अपने व्यक्तिगत खर्चों और वैवाहिक घर चलाने के खर्चों को पूरा करने के लिए भी पैसा दिया जाए। उसके बाद मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार ऐसी अतिरिक्त और अन्य राहतों के लिए द्वारा दायर की गई याचिका, मतलब कि इन तरह के जितने मामले उनसे रिलेटेड जो भी है याचिका यहाँ पर दायर की गई है। श्री एबीसी, मतलब कि यहाँ पर जो भी है श्रीमती, जो भी जो एबीसी का मतलब यहाँ पर कोई भी नाम लिखा जाएगा, और उसके बाद में नाम लिखने के साथ साथ में भैया सिग्नेचर भी होंगे। ठीक है, सिग्नेचर कर दिए मैंने। उसके बाद में सिग्नेचर होने के बाद में दोस्तों नीचे एक पॉइंट और होता है, अधिवक्ता एचडी याचिकाकर्ता। ठीक है, मतलब कि जो याचिकाकर्ता है उसके द्वारा जो अधिवक्ता होता है, जो आपका वकील होता है, आप पे नीचे वहां पर साइन अब वकील करता है आपका, वो अपना स्टाम्प लगाता है। ध्यान रखना स्टाम्प यहाँ पे नहीं है, वो स्टाम्प भी लगाएगा सिग्नेचर के ऊपर, और उसके बाद में लिखा रहेगा उच्च न्यायालय मुंबई, जो भी है। ठीक है, ये तो हो गया क्या याचिकाकर्ता की, ये तो हो गई वाद। ठीक है, वाद पत्र हम कह सकते हैं याचिकाकर्ता। उसके बाद में दोस्तों जो याचिकाकर्ता है, जो वादी है, उसका एक सत्यापन लगता है। ध्यान रखना, यहां पर हम बात करेंगे सत्यापन की, मतलब कि जो व्यक्ति अदालत में जाकर के केस कर रहा है, ठीक है, उसका एक सत्यापन भी लगता है, क्या वो सही है या नहीं, क्या किए। मैं श्री एबीसी, वही आएगा जो ऊपर आया है। ठीक है, एबीसी उपरोक्त नामित याचिका कर्ता एदत द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं या करती हूं, और कहता हूं या कहती हूं कि पैराग्राफ 1 से लेकर 7 तक जितने भी पैराग्राफ है, 9-10 जितने भी में जो कुछ भी है वह मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है, और पैराग्राफ इतने से लेकर इतने में जो कहा गया है वह कानूनी सलाह पर कहा गया है, और मेरा भी यही मानना है सच हो। ठीक है,
मतलब कि अगर वकील भी दोस्तों आपको कुछ सलाह देते हैं उसके बाद में लिखवाते हैं तो ये सत्यापन ले लेते हैं, ताकि वकील अपने ऊपर कुछ ना ले, वो तुमसे ही कहे कि देखो हमने तो आपको बताया था कि हम ये लिख करके दे रहे हैं। वो बनावटी बातें रखें, झूठी रखें, कुछ भी रखें, वो इससे उन्हें साबित करनी होती है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो ये सत्यापन जरूर लगता है। उसके बाद में सत्यापन पे तुम्हारा फोटो सिग्नेचर लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट आ जाती है का दिन, एचडी मुझसे पहले और रजिस्ट्रार अधीक्षक। जब तुम इनको लेकर के कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट रूम का एक कार्यालय होता है, वहां पर ले जाकर के इसको जाओगे, वो यहाँ पर मोहर लगाएगा और उसके बाद में जज के सामने पेश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था, एक एक डिटेल में मैंने बता दिया है अपने खुद के अनुभव से। इसी तरह का पॉइंट होता है, यही याचिका होती है। अगर आप खुद भी चाहें तो बिना वकील के भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी कानूनी अगर इस तरह की कोई भी मदद चाहिए किसी बहन बेटी के साथ में, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम आपके साथ हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी और हम आपका हर मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ये तो मदद करने की बात थी। वैसे भी एक अधिवक्ता होता है, उसको वेदों पुराणों में पहले उसको एक मददगार ही कहा जाता था, अब तो उनको वकील कहा जाता है। ठीक है, चलिए उस बात का हम गरिमा को मानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, आशा करता हूँ आगे भी ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहेगा। आगे जो भी आपकी समस्या प्रॉब्लम है उसको बताने के लिए हमें कमेंट करें, और नीचे लिंक में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको न्यू लेटेस्ट अपडेट और आपकी हेल्प होती रहेगी। उसके साथ साथ हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।